हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसमें हमने विभाग सूचक वो सर्वनाम पढ़े थे और रिलेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे आज अपने ले लेते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं? नाम से ही ऐसे एक्सप्लेन हो रहे होंगे, डिफाइन हो रहे होंगे कि अनिश्चित सर्वनाम। और अनिश्चित सर्वनाम कौन से हैं? जो किसी संज्ञा के लिए अनिश्चित यानी किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वो निश्चित रूप से जो है इनडेफिनिट होंगे। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं? आज का टाइटल हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पे जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता हो, वह इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होगी ऐसे कुछ प्रोनाउन जैसे समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, ये जो अपने प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये वन, ये सब प्रोनाउन इनडेफिनिट हैं, यानी डेफिनेट नहीं हो पा रहे हैं। ये किसी ऐसी संज्ञा के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं जिसका सर्वनाम जो है वो इनडेफिनिट होगा। इस तरह से तो अनिश्चित संज्ञा, जैसे किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, अब वहाँ पे किसी ने यानी संज्ञा के लिए ऐसे किसी जगह पे यहाँ काम आ रहा है, तो ऐसे somebody या someone ऐसे प्रयोग में जो लिया गया, वो इनडेफिनिट है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि इसमें यह कह दिया जाए कि someone has stolen my watch, तो यहाँ पे someone जो है वो एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की बात है कि कौन सा है, तो आप कहोगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से आप बताओगे, ठीक है। एनीवन या एनीबडी जो भी है, ऐसे कैन डू इट। अभी ऐसे में एनीवन जो है यहाँ पे प्रोनाउन का रोल कर रहा है। तो इस तरह के प्रोनाउन जो हैं वो निश्चित रूप से जो है, जैसे नोबडी कैन सॉल्व इट। ये जो प्रोनाउन आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे प्रोनाउन जो हैं वो एक तरह से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे इनडेफिनिट है, तो ये किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए हैं। यानी जिस संज्ञा की हमें जानकारी नहीं है, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं हो पा रही है, तो अनिश्चित के लिए, यानी जैसे अपने बोलते हैं कि किसी चीज़ ने मुझे काट लिया, तो वो संज्ञा अननोन है, या इट मीन्स इनडेफिनिट हो गई। तो इनडेफिनिट वाली संज्ञा को हम जब अपने सर्वनाम में लेंगे, तो समवन, समबडी, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, ये जो सारे हैं ये प्रयोग में लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि वन का प्रयोग भी सर्वनाम के रूप में अगर किया जाता है, जैसे वन कैन सॉल्व
इट। ऐसे यहाँ पे वन भी एक प्रोनाउन है, और मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। यहां पे ये वाली बात आपको दिख रही होगी कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसमें वन के लिए यहाँ पे एक पॉजेसिव जो है वो केस सामने आ रहा होगा। ये यहाँ पे पॉजेसिव जो यहाँ पे केस आ रहा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ सामने आ रहा है आपको, तो यहाँ ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हिज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे नोबडी है या एनीवन है, समवन है, someone cleans, his shop, या जो भी है ऐसा कुछ लिखा मान लीजिए, someone cleans his shop। कोई अपनी दुकान को साफ सुथरा करता है, तो साफ करता है, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ। और यहाँ पे दिख रहा है वन, जैसे वन स्टार्ट हुआ है तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी अपने किसी तरह से वन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ऐसे याद रखिए कि वन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसका पॉजेसिव केस वंस होगा, न कि हिज या हर। तो ये बात भी आपकी जानकारी में आ गई कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो अगर वन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो आपको ये ध्यान रखना कि हिज हर नहीं लगाना, अपने को वंस लगाना है। बाकी तमाम जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ का पॉजेसिव केस हिज या हर रखते हैं या रखा जाता है, ऐसे लिख दीजिए। तो जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो उसका जैसे समवन, समबडी, एनीवन, ये जो है इसका एक्चुअली हम जो है वो हिज के रूप में रख देते हैं, हर भी नहीं बल्कि हिज ही बना देते हैं। तो यहाँ जो है वो आपको जानकारी रहे कि वन आ गया तो आप इसका वंस करोगे, न कि हिज हर करोगे। तो ये आपको एक जानकारी रखनी है। तो ये हमारा था इनडेफिनिट प्रोनाउन कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो ये आपने लिखा एनीबडी, समबडी, नो वन, नोबडी, जो भी है ये सब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हुए। आगे हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में। इसके बाद अपने इंटरगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव, मैं देखूं उस समय रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तब आपको कह रहा था कि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जैसे हु, हुम, ये आपने प्रयोग में लिए थे, वही इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम आते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखिए, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न के लिए किया जाता है, वह
इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो जिसमें प्रश्न करने का भाव है वो कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है तो आपको मालूम होगा, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन करूं, हु आर यू, ऐसे क्वेश्चन कर दिया, हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड हिम, ऐसे अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये जो हु दिख रहा है ये प्रोनाउन है। एक्चुअली इसका अपने बात करें ये क्या है? प्रोनाउन है। तो ये जो क्वेश्चन एलिमेंट दिख रहे हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो ये प्रोनाउन हो गए। जैसे क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा व्हाट क्या है। आप कहोगे कि ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे व्हाट जो है वो प्रोनाउन का रोल कर रहा है। प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट की जगह पे है, यहाँ पे वर्ब है, इस तरह से ऑब्जेक्ट ऐसे आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सब प्रोनाउन हुआ। तो तुम क्या कर रहे हो, उस काम की जगह पर ये आकर के बैठा है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऐसे मैंने लिखा, ऐसे सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में अगला पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये इंग्लिश की जगह पे यहाँ पे यानी इस इंग्लिश का सर्वनाम शब्द क्या है? व्हाट है। तुम क्या कर रहे हो? तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे व्हाट जो है यानी ये नाउन है और इसकी जगह पे यहाँ पे एक प्रोनाउन बना इंटरोगेटिव और वो बना व्हाट। तो यहाँ पे जैसे ही रखा हमने, ये किसी संज्ञा के स्थान पे काम आने वाला शब्द है, तो यहाँ पे व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव है। और जिससे वह प्रोनाउन जिससे प्रश्न जो है वो किया जाता हो वाक्य में, तो निश्चित रूप से वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आपने देखा होगा कि अगर ऐसे अपने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करें तो कैसे प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ये एक सेंटेंस देखना। अभी ये इंटरोगेटिव नहीं है। अब इसमें कहेगी ये व्हाट जो है वो यहाँ पे क्या है, तो आप ऐसे कहोगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या चीज़ है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट कर रहा है दो सेंटेंस को। ये देखो आई अंडरस्टैंड को और यू से को, बीच में ये कंजक्शन का रोल कर रहा है व्हाट, जो यहाँ पे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। मैं समझता हूँ जो तुम कहते हो, यानी जो तुम कहते हो वो मैं समझता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये भाव उत्पन्न कर रहा है कि जो वो कह रहा है वो समझ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में एक भाव जो है वो उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो व्हाट दिया गया है ये कौन सा प्रोनाउन है? तो ये प्रोनाउन है वो इंटरोगेटिव है। कौन सा प्रोनाउन है? वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आपको ये सब बातें मालूम चली। जैसे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। अभी आपको दिख रहा होगा, अगर इंटरोगेटिव, पहली बात तो इंटरोगेटिव साइन अगर नजर आ रहा है तो वो जो शुरू में आया है वो प्रोनाउन कौन सा है? वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही है। तो ये बात भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी आपको। तो इस तरह से ये बातें आपको नजर में रखनी है कि व्हाट क्या है। जैसे अपने बात करें कि विच ऑफ दीज, which of these gentleman is Suman। अगर ये वाक्य आया आपके सामने तो आप इस वाक्य में कैसे क्लियर करोगे कि क्या पूछ रहा है? ये विच क्या है? तो ये आप एक प्रोनाउन कहोगे। आपने पहले पढ़ा ना विच, जो वस्तु के लिए पढ़ा था कि दिस इज द बोर्ड, दिस इज द बोर्ड विच आई यूज्ड यस्टरडे। मान लीजिए ऐसे में लिखा, तो ये विच क्या है? तो यहां पे ये प्रोनाउन है, पर कौन सा? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है?
रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां पे विच आ गया, विच ऑफ दी जेंटलमैन इज सुमन। इन सभ्य लोगों में, इन सज्जन लोगों में सुमन कौन है, यानी इन जेंटलमैन में सुमन कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये विच जो यहां पे नजर आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे आपको बताना होगा कि कौन सा प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और ये कौन सा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट ऐसे आपको बनाने होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद में अपने आगे एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये भी आपको जानकारी में रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन, देखिए ये प्रोनाउन अभी बहुत जल्दी जल्दी निपट रहे हैं। आपने पर्सनल प्रोनाउन लिया तो आपने उसे 2 क्लास में पूरा किया था। उसके बाद में आपको ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन चले थे उनका एक एक 1 बाय 1 जो है वो क्लास बनता गया। लेकिन आज अपने इस क्लास में जो मात्र एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में क्लियर हो रहा है, तो ये बहुत छोटे छोटे जो लेकिन हैं कंप्लीटली एक पार्ट है उसका, जो काइंड्स हमने निकाली थी उन काइंड्स में से ही है। तो काइंड्स अपने वो क्लियर रखनी होगी। आपको रिलेटिव प्रोनाउन का भी भेद आना चाहिए तो इंट्रोगेटिव का भी आना चाहिए। अभी मैं एम्फेटिक का लूँगा जो अपने एक्चुअली बहुत सेंटेंस में रेयर होता है, पर होता है, इसलिए उस प्रोनाउन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, अभी देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन, अब ये होता क्या है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। एम्फेटिक प्रोनाउन अपने जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, जब रिफ्लेक्सिव, जानते हो ना रिफ्लेक्सिव, अभी पढ़ाए थे हमने, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग जोड़ देने के लिए, यानी एम्फेटिक जिसको बोलते हैं, एम्फासिस कह दीजिए, जोड़ देने के लिए किया जाता है, तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोड़ देने के लिए, यानी संज्ञा पर जोड़ देने के लिए, एम्फेटिक प्रोनाउन का किस पर जोड़ दिया जाएगा, संज्ञा पर जोड़ दिया जाएगा। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी संज्ञा पर जोड़ देने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो इसका मतलब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और रिफ्लेक्सिव पढ़ रखे हैं, तो उन्हें ही एम्फेटिक बोला गया है। अब देखो प्रयोग कैसे है। अभी आपने उस समय जो पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हमने कुछ ऐसे जो अल्टीमेटली कुछ ऐसी वर्ब्स दी थी कि इन वर्ब्स के पहले जैसे हार्ट है, हैट है, लव है, ऐसी कुछ वर्ब्स हमने दी थी। प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इनके आगे जो है वो यहाँ पे जो ये वर्ब जो हैं वो अक्सर जो है वो किसी तरह से कर्ता के लिए, यानी सब्जेक्ट के लिए जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन में कैसे हो सकता है। जैसे आलोक, आलोक हिमसेल्फ, आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड। अभी एक सेंटेंस से क्लियर हो जाना चाहिए, देखो कितने ही सेंटेंस दे दो बाद में। आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि आलोक जो है आलोक खुद तो अच्छा है लेकिन उसके मित्र नहीं, बट नॉट हिज फ्रेंड या नॉट हिज फ्रेंड्स ऐसे कर लीजिए। तो आलोक खुद अच्छा है, अभी देखो खुद है, आलोक पर ही जोर पड़ रहा है, ये आपके नाउन है, इस नाउन पे खुद पे ही जोर पड़ रहा है और वह अपने लिए क्या कर रही है, एक प्रोनाउन। ये अब इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलोगे, ये एम्फेटिक है। अभी आपको ऐसे बोले कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। यानी आलोक स्वयं
तो ऐसे आपको यूज करना होगा। जैसे सीता हरसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ये सेंटेंस देख लो कि सीता इस गलती के लिए स्वयं जिम्मेदार है। सीता इस गलती के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो यहां देखो, अगर मान लीजिए इसको हटा देता हूं मैं, सीता इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो यहां पे सीता पे जोर नहीं पड़ रहा है कि इस गलती के लिए सीता जिम्मेदार है। तो यहां पे सेंटेंस में ज़्यादा एम्फासिस नहीं पैदा हुआ। यहाँ पे ऐसे लगने नहीं लगता है कि सीता की गलती है। तो अगर पूरा क्लियर करना चाहिए, यानी उस नाउन पे पूरा ही बल डाल दें कि सीता ही इसमें जो है वो जिम्मेदार है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक बना देना है, यानी ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ये प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो नाउन के तुरंत बाद आकर के उसे किसी तरह से, जैसे द स्टूडेंट्स themselves आर लेट। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए विद्यालय का देरी से रन होना या क्लास का देरी से रन होना, इसके लिए क्या कारण है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पे ही सारा बोझ डाला जा रहा है कि विद्यार्थी स्वयं ही देरी से हैं। तो इस तरह से ये बात जो है वो आपको बतानी होगी कि कौन किस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ प्रयोग हो रही है। ये देखो एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। तो स्टूडेंट्स आपने समझा एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब एक प्रोनाउन का और जो अपने समझ लेते हैं, जिसका नाम है रेसिप्रोकल। क्या नाम है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में देखना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है इसमें जो है वो कौन से हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखो ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग होता है। कौन सा? ईच अदर और वन अनदर, इनका प्रयोग होगा। अब आपको ये देखना है कि कहां पे किसका प्रयोग होता है। तो ईच अदर और वन अनदर, इन प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। दोनों का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे के लिए। अब थोड़ा सा अंतर समझ लेना आप। तो आपको ये जानकारी लेनी है, जब दो संज्ञाओं के बीच किसी कार्य को बतलाया जाता हो तो ईच अदर का प्रयोग होगा। ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। समझिए बात। जब दो संज्ञाओं के बीच, यानी दो संज्ञाओं के बीच है, जैसे यू एंड आई हेल्प ईच अदर, ये वाला बात देखना कि तुमने, यानी यू एंड आई, तुमने और मैंने एक दूसरे की मदद की, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहां पे किसका प्रयोग हुआ? ईच अदर। यानी जब दो हो, जब दो होने पर ऐसा होता है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि ऑल ऑफ द
ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प, अभी ईच अदर नहीं होगा, वन अनोदर होगा। क्या आएगा? वन अनोदर आएगा। यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स का जानकारी नहीं हो पा रहा है कि कितने हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे वन अनोदर का होगा। जैसे बोथ ऑफ द गर्ल्स टीच ईच अदर, बोथ गर्ल्स कर लो या बोथ ऑफ द गर्ल्स कर लो। बोथ ऑफ द गर्ल्स लव ईच अदर, ऐसे सेंटेंस देखना। अभी देखना इस सेंटेंस में आपको क्या लिखना होगा? बोथ यानी दो हैं, और जब दो हैं तो यहां पे प्रयोग किसका होगा? ईच अदर का प्रयोग होगा, वहां पे ईच अदर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे वन अनोदर करते हो तो गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब दो संख्याओं के बीच किसी कार्य को बतलाया जाता है तो ईच अदर है, परंतु दो से अधिक के बीच वन अनोदर का प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना है, वन अनोदर का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात से क्लियर हो गया कि वन अनोदर कहां होगा। जैसे द फाइव स्टूडेंट्स have met one another पांच विद्यार्थी एक दूसरे से मिले, तो यहां पे पता चल रहा है ना कि वन अनदर का प्रयोग है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये प्रोनाउन का टॉपिक था, जो आपने ऐसे पार्ट वाइज पढ़ा, हर एक जो है वो क्लास वाइज आपने पढ़ने का कार्य किया। तो ये प्रोनाउन जो है वो अच्छी तरह से आप बार बार जो है वो पढ़ें और आप पता कर लें अच्छी तरह से कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे एप्रोप्रिएट है, कहाँ पे सूटेबल है। इस तरह से आपको कार्य करना है। ओके, थैंक्स।